गड़मड़ आवाज गूंज रही थी। तिलक करो, तिलक करो, तिलक तिलक। और मानसी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने पुजारी के हाथ से खून भरा कटोरा ले लिया, लेकिन खून की गंध से उसे तेज उबकाई आने लगी। उसने विवशता से विराट की ओर देखा। उबकाई रोकने से उसका सिर घूम रहा था। कटोरा उसके हाथ से गिरने को ही था कि विराट ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और कटोरे को हाथ लगा लिया। बड़ी ही कठिनाई से मानसी ने मिंचती आंखों के साथ सांस रोककर अपने कांपते हुए हाथों से देवी माँ के भाल पर रक्त से तिलक किया और वहीं उनके चरणों में गिरकर बेहोश हो गई। जब मानसी को होश आया तो वह नीचे लेटी हुई थी और उसका सिर विराट की गोद में था। मानसी के मुंह पर पानी की छींटे मारते हुए वह प्यार और फिक्र में भरकर उसे पुकार रहा था। मानसी, उठो मानसी। मानसी ने धीरे से आंखें खोली। वह बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उसका सिर अभी भी घूम रहा था। मैं कहाँ हूँ? माँ, क्या मैं जिंदा हूँ? अर्ध चेतना में वह अपनी माँ को पुकार रही थी। तुम मेरे पास हो मानसी, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस तुम घबरा कर बेहोश हो गई थी। विराट ने हल्की गर्म उंगलियों से उसके बिखरे आए बालों को संवारते हुए कहा। मानसी ने आसपास देखा तो उसे सब धीरे धीरे याद आने लगा। वे लोग इस समय मंदिर के साइड में बने एक अहाते में थे। बाकी सब लोग शायद घर लौट चुके थे। विराट के स्पर्श और स्वर में इस समय वह कठोरता नहीं थी जिस कठोरता से वह पहले पेश आया जब मानसी को बलि के लिए मजबूर किया जा रहा था। अगर मानसी गलत नहीं थी तो उसे इस समय विराट की आंखों में हल्के से पश्चाताप की छाया दिखाई दे रही थी। शायद वह अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हो रहा था। ये सब क्या इतना जरूरी था? एक बेकसूर की जान, वो बकरा और फिर वह तलवार। मानसी अब भी अस्फुट शब्दों में बड़बड़ा रही थी। मैं जानता हूँ मानसी कि तुम्हें कितनी परेशानी हुई, दुख हुआ, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। सदियों से चली आ रही परंपरा की ये दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत हैं, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ऊंची और मजबूत। और मैं इनके सामने बहुत कमजोर और विवश हूँ। विराट के स्वर की लाचारी को महसूस किया था मानसी ने। मानसी उठकर बैठने लगी तो विराट ने उसे सहारा दिया और एक गिलास में उसे पानी पीने को दिया। कुछ देर आराम के बाद मानसी अब कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। दोनों अब घर की ओर लौट चले। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विराट को टूटा, परेशान और अपराध बोध में घिरा देखकर वह चुप रही। तुम चल पा रही हो ना? उसका हाथ थामे हुए विराट ने कहा तो मानसी ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों पहाड़ी से नीचे उतरते हुए गाड़ी की ओर चल दिए। वे लोग जब हवेली पहुंचे तो वहां उनके गृह प्रवेश की सारी तैयारी हो चुकी थी। पूरा गांव वहां जमा था। गांव में बजने वाले पारंपरिक गाजे बाजे और शहनाई के मधुर स्वर गूंज रहे थे। शुभ मुहूर्त के अनुसार हवेली के मुख्य द्वार पर ठकुराइन ने कलश की स्थापना कराई, जिसमें गंगाजल, चावल, सुपारी के साथ 1 रुपया भी रखा गया। मानसी ने देखा मुख्य द्वार को अशोक के पत्तों के तोरण और फूलों से सजाया गया था। भगवान गणेश की पूजा की गई और फिर 9 ग्रहों और वासुदेव की पूजा की गई। पूजा आरती के बाद विराट और मानसी मुख्य द्वार पर कलश गिराकर गृह में प्रवेश करने लगे, लेकिन वे आगे बढ़ते इससे पहले ही बिंदिया ने उन्हें रोककर हंसते हुए अपने मेघ की मांग की। एक छोटके भैया, कानों की झुमकी दिए बिना हम नहीं जाने देंगे नई की भोजी को। कहीं बिंदिया की चूहल पर ठाकुर साहब नाराज न हो जाएं।
इसलिए सुमित्रा देवी ने बिंदिया को आंखों ही आंखों में इशारा किया और बिंदिया की ओर झुककर फुसफुसाहट भरे स्वर में बोली, हे बिंदिया, जाए दो भैया भौजी को, पहले ही बहुत तमाशा हो गई। अगर और देर हो गई तो तुम्हारे बाबूजी नाराज हो जाएंगे। वैसे भी दुल्हन की तबीयत कहीं फिर। मानसी ने देखा, बाबूजी का जिक्र आते ही बिंदिया कांप गई। उसकी सारी शरारतों पर विराम लग गया। उसके खिले चेहरे का यूं मुरझाना मानसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी विराट ने जेब से निकाल कर नोटों की एक गड्डी ये कहते हुए बिंदिया के हाथ पर रख दी, ए बंदरिया, अभी इसी से काम चलाओ, तुम्हें सोने की झुमकी जल्दी ले देंगे। भौजी, देख लो तुम गवाह हो। मानसी के कानों में ये कहते हुए बिंदिया एक और हट गई। मानसी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर दोनों का गृह प्रवेश हो गया। दोनों ने सब बड़ों के पांव छू कर आशीर्वाद लिया और ठकुराइन फल मिठाई पल्लू में देकर बहू को अंदर बने मंदिर की ओर ले गई। सब सकुशल निपट जाने से विराट ने चैन की सांस ली। उसके चेहरे पर डर और तनाव की लकीरें कुछ हल्की हो गई। बिंदिया और सारिका उन्हें विराट के कमरे में ले आई। दुल्हन, अब आराम करो, हम खाना भेजते हैं कमरे में, कहकर ठकुराइन वहां से चली गई। खाना खाने के बाद मानसी और विराट कमरे में अकेले थे। तुम चाहो तो अपने कपड़े बदल सकती हो, वैसे भी पूरा दिन भर इन कपड़ों में परेशान हो गई होगी। मानसी ने सिर हिलाया, लेकिन वह सोच रही थी, उसकी तो दिन भर में ही हालत खराब हो गई, जबकि इस घर की औरतें तो इसी तरह गुंबद में अपना पूरा जीवन बिना शिकायत गुजार रही हैं। क्या वे परेशान नहीं होती? घर की याद आ रही है। विराट की आवाज ने मानसी की विचार श्रृंखला को तोड़ दिया। हाँ, यहाँ नेटवर्क नहीं है। कल किसी समय छत पर जाकर तुम्हारी बात तुम्हारी माँ से करा दूंगा। ठीक है। मानसी को विराट के बदला हुआ व्यवहार अच्छा लग रहा था। वह एकटक विराट की ओर देख रही थी। एक बात कब से आपसे पूछना चाहती थी। हाँ, पूछो। मैं आपसे जब शहर में मिली थी तो कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि आपका संबंध ऐसी जगह से होगा। ये आपका परिवार है, आपके लोग हैं, लेकिन आप इन लोगों से बहुत अलग लगते हैं। इसका कारण तो जरूर होगा कि आप इतने मॉडर्न और ये लोग। विराट उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। मानसी उसके बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मैं अलग इसलिए हूँ कि मेरी परवरिश यहाँ इस घर में नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग माहौल में हुई, मेरे ननिहाल में। असल में अमरेंद्र भैया तो शुरू से बाबूजी जैसे ही दबंग और लड़ाकू स्वभाव के थे, ठीक वैसे ही जैसा बेटा बाबूजी को चाहिए था, जो उनकी बाजू बनकर उनकी इस विरासत को संभाल सके। और मैं इस सबसे अलग, शांत और पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपनी माँ जैसा, माँ का लाडला बेटा। हाँ विराट जी, आपकी माँ भी बहुत अलग नेचर की लगी मुझे, बहुत शांत और सहज। वो इसलिए मानसी, क्योंकि मेरी माँ किसी बाहुबली परिवार से नहीं, एक सामान्य ठाकुर परिवार से आई थी माँ, जहाँ सरल और हिंसा से दूर रहने वाले लोग रहते थे। ये दिन रात का लड़ाई झगड़ा मारपीट, माँ ने तो ये सब देखा तक नहीं था। जानती हो मेरे ननिहाल में लोग मांस को छूते तक नहीं हैं। माँ ने एक आदर्श पत्नी की तरह वही किया जो बाबूजी की इच्छा रही, लेकिन मांसाहार न अपना सकी। आज तक भी वे अपना निरामिष अलग खाना बनाते हैं, पर एक दिन पिताजी ने माँ का लाड भरा आंचल भी मुझसे छीन लिया और जब मैं छोटा सा था तो मुझे मेरे ननिहाल भेज दिया। फिर जब मैं 10 साल का हुआ तो मुझे हॉस्टल भेज दिया। बोलते हुए विराट का गला भर आया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? उनके न चाहते हुए भी मुझ पर माँ और ननिहाल का प्रभाव अधिक रहा।
शायद इसलिए मैं कभी बाबूजी या भैया जैसा न बन सका। इस घर में पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व कभी था ही नहीं, लेकिन मैं आगे पढ़ता चला गया। इधर 10वीं के बाद अमरेंद्र भैया की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं रही, तो वे पूरी तरह बाबूजी की छाया बन गए, हूबहू उन्हीं की प्रतिकृति। उधर माँ के आंचल में रहने वाला विराट एक ही रात में बहुत बड़ा हो गया। हॉस्टल में बड़े लड़कों की रैगिंग का शिकार हुआ। सब अकेले सहा, कहते हुए विराट फिर से रुक गया, पर इस बार मानसी ने उसे टोका नहीं। माँ से दूरी और एकदम विपरीत परिस्थितियों में रहने ने मुझ पर भी अपना प्रभाव डाला। मेरे भीतर एक चुप्पी सी उगती चली गई। एक अजीब सी कठोरता ने मुझे अपने घेरे में ले लिया। मैं फिर वो विराट नहीं रहा। लेकिन क्या माँ ने इस सब का कोई विरोध नहीं किया? विरोध? मजाक कर रही हो तुम? नहीं, हमारे घर में स्त्रियों को विरोध की इजाजत नहीं, माँ को भी नहीं। छुट्टियों में जब भी गांव आता, माँ की उदास और खामोश निगाहें मुझे बेचैन कर देती। मेरा दम घुटने लगता, लेकिन मैंने महसूस किया कि वे भी चाहती हैं कि मैं यहाँ से दूर रहूं। मैंने वही किया। पढ़ लिख कर शहर में ही पहले नौकरी की और जल्दी ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मेरी किस्मत और मेहनत दोनों ने मेरा साथ दिया और जल्दी ही मैं दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा, पर गांव से दूर ही रहा। आज भी इस माहौल में मेरा दम घुटता है, लेकिन माँ के लिए मुझे लौटना पड़ा। अंततः ये मेरा परिवार है। मानसी को पहली बार विराट से सहानुभूति होने लगी। सच है, किसी को पूरा जाने बिना राय कायम करना कितना गलत होता है। मानसी को लगा जैसे वह अकेली नहीं है, विराट भी उसकी तरह एक लड़ाई लड़ रहा है और दोनों के एक ही दुश्मन है, परिस्थितियाँ। विराट ने मानसी की आंखों में देखा तो उसे वहां अपने लिए सहानुभूति दिखाई दी, जो धीरे धीरे स्नेह में बदल रही थी। बिना कुछ कहे वह मानसी की ओर देखता रहा। पर अब आप अकेले नहीं हैं, मैं भी तो हूं ना आपके साथ, मुस्कुराते हुए मानसी ने कहा, तो विराट के चेहरे पर भी एक अक्षम सी मुस्कान आ गई। वह मानसी के पास आकर बैठ गया। मानसी ने अपना सिर विराट के कंधे पर रख दिया। विराट ने मानसी का हाथ अपने हाथ में लिया ही था कि अचानक, बचाओ, कोई बचाओ! मानसी और विराट को बाहर से किसी लड़की की चीखने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत बुरी तरह किसी का गला घोट रहा हो। ये आवाज सुनी आपने? मानसी घबरा कर बेड से खड़ी हो गई। हाँ, कोई आवाज तो सुनी, पर आधी रात को ये कौन? विराट ने खिड़की के बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। बचाओ! विराट की बात अधूरी रह गई। आवाज फिर से रात के कलेजे को चीरते हुए चीख की तरह गूंज उठी। वह आवाज लगातार तेज होती जा रही थी, जैसे किसी का गला घोटा जा रहा हो। क्या यह चीख इंडिया जी की है? मानसी ने घबरा कर पूछा। पता नहीं, पर आवाज तो उसकी ही लग रही है। क्या वह घुटती चीख विराट की बहन बिंदिया की ही थी? यह वहां कोई और था। हवेली में आखिर किसका गला पकड़कर दबाया जा रहा था और क्यों? आवाज अब नजदीक आ चुकी थी। इस बार यह पहले से भी ज्यादा स्पष्ट और भयावह थी। मानसी और विराट हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हुए एक साथ बाहर की ओर दौड़ पड़े। विराट और मानसी जब बाहर आए तो उन्होंने देखा, हवेली के बगल के बगीचे में वहां ढेर सारे लोग जमा हैं। इस बगीचे के करीब विराट का कमरा है, जहां ये शोर की आवाजें पहुंच रही थी। विराट ने देखा, लगभग पूरा गांव वहां इकट्ठा था। कुछ के हाथों में मशालें हैं और कुछ के हाथों लाठियां। आगे जाकर मानसी और विराट ने देखा, दो लोग, एक युवक और एक युवती, वहीं जमीन पर पड़े थे। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। उनकी आंखों में डर और चेहरों पर मारपीट
रहे थे। मानसी का दिल धक से रह गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी विराट को जैसे कुछ सुझाई दिया। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे एक ओर खींचा और धीरे से कहा, अरे तुम चुपचाप अंदर जाओ। मानसी, जहाँ माँ और बिल्लियाँ हैं, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। मानसी को द्वार पर रुकने को कहकर विराट आगे बढ़कर देखने लगा। इधर मानसी ने साइड में खड़ी नौकरानी चंदा से पूछा तो उसने बताया, नैकी भाभी, ये लड़का माधव और लड़की जमुनी दोनों इसी गांव के हैं। दोनों साथ पकड़े गए हैं बगीचे में। पकड़े गए मतलब? मानसी हैरान थी। इन्हें क्यों पकड़ा गया? अरे मतलब कि प्यार मोहब्बत का मामला है भाभी। दोनों बगीचे में लिपटे हुए चुम्मा चाटी कर रहे थे। फुसफुसाते हुए चंदा ने कहा और बेशर्मी से मुंह दबाकर खी कर हंसने लगी। अरे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या हुआ चंदा? अरे भाभी, आप नहीं समझेंगी। काहे से कि आप ठहरी शहरी, ये गांव खेड़ा है भाभी। एक तो दोनों की जाति अलग अलग और ऊपर से दोनों एक ही गांव के। जमुनी के भाई को इन पर पहले से शक था कि रात में ई जमुनी माधव से बगीचे में मिलने जाती है। तो उसने पीछा किया और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और शोर मचाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। तो अब क्या होगा चंदा? कुछ नहीं भाभी, दोनों की खूब पिटाई हुई है। अब तो जो हुई है कल पंचायत में हुई है। कल हमरे गांव में महापंचायत है भाभी। ये महापंचायत क्या होती है चंदा? पुलिस को खबर करनी चाहिए भाभी। हमें तो इतना ही मालूम है कि आस पास के 5 गांव की साझी पंचायत होती है। ऐसे मामले फिर से न हो, इसलिए सब मिलकर फैसला करेंगे। गांव का मामला है ना भाभी। ओह! मानसी की आंखें सिकुड़ गई और वह गहरी सोच में डूब गई कि चंदा कैसे इतनी सहजता से सब बयान कर रही है। कैसी विचित्र बात है कि ये लोग ऐसे मामलों का निपटान भी खुद ही करते हैं। कानून की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं। अभी मानसी ये सोच ही रही थी कि विराट भी घर के अंदर लौट आया। उसने भी यही सब मानसी को बताया। मानसी कुछ पूछती इससे पहले ही विराट बोल उठा, सो जाओ मानसी, वैसे भी रात आधी से ज़्यादा बीत गई। कुछ ही घंटों में सुबह होने वाली है। कल महापंचायत है और हम सबको भी उसमें शामिल होना है। वैसे भी बाबूजी हमारे गांव के सरपंच हैं। मानसी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उन 2 लोगों की चीखों से भरा था जिन्हें गांव वालों ने बंधक बनाया हुआ था। अगले दिन सुबह हवेली में हलचल थी। महापंचायत का आयोजन गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे होने वाला था। मानसी को सुमित्रा देवी ने सख्त हिदायत दी थी कि घूंघट में रहना और चुपचाप बैठना है। ये गांव की इज्जत का सवाल है। सुमित्रा देवी ने कहा, औरतों को भी वहाँ होना जरूरी है ताकि जो भी फैसला हो सबके सामने हो और दूसरे जवान लड़के लड़कियों को भी सबक मिले। मानसी ने घूंघट किया और ठकुराइन, बिंदिया व सारिका के साथ पंचायत की ओर चल पड़ी। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गांव के लोग जमा थे। पुरुष एक ओर बैठे थे और घूंघट में औरतें दूसरी ओर। माधव और जामुनी को बीच में लाया गया। दोनों के चेहरे सूजे हुए थे और उनकी आंखों में डर का भाव था। ठाकुर दिग्विजय सिंह इस गांव की पंचायत की अगुवाई कर रहे थे। उनके साथ 4 अन्य गांव के सरपंच भी थे। पंचायत शुरू हुई। मामला सबके सामने रखा गया। गवाह पेश किए गए। फिर एक बुजुर्ग सरपंच ने गला साफ करते हुए कहा, माधव और जमुनी ने गांव की मर्यादा तोड़ी है। अलग अलग जातियों के बीच ऐसा रिश्ता हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है। बताओ आप सब इनकी सज़ा क्या हो? भीड़ में से कई आवाज़ें उठी। कोई चिल्लाया, इन्हें गांव से निकाल दो, तो कोई बोला,
नहीं, इन्हें सबक सिखाना होगा। जिंदा लटका दो दोनों पापियों को, वरना हमारे बच्चे भी यही सब करेंगे। मानसी का खून खोल रहा था। वह घूंघट के पीछे से सब देख रही थी, लेकिन उसका मन चीख रहा था कि यह गलत है। उसने कभी ऐसा नहीं देखा था कि किसी की जिंदगी और मौत का फैसला ऐसे एक सभा में किया जा रहा हो। उधर 1 घंटे तक पंचायत की कार्यवाही चलती रही। गवाह और सबूत पेश हुए। दोनों के घरवाले के भी बयान हुए, लेकिन लड़के लड़की को कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं थी। आखिरकार महापंचायत के मुखिया ठाकुर दिग्विजय सिंह ने अपना फैसला सुनाया। गांव और समाज की इज्जत पर कलंक लगाने वाले माधव और जमुनी को मृत्युदंड दिया जाए। कल सुबह गांव की सीमा पर इन्हें सरेआम पेड़ पर लटका कर इनके पाप की सज़ा इन्हें दी जाएगी, ताकि गांव के दूसरे जवान बच्चों को भी नसीहत मिले। इस फैसले पर किसी को कुछ कहना है? भीड़ में कुछ लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन मानसी का धैर्य जवाब दे गया। वह खड़ी हो गई और घूंघट हटाते हुए बोली, ये गलत है। आप लोग 2 इंसानों की जान लेने की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करना कोई अपराध नहीं है। सारी पंचायत में सन्नाटा छा गया। ठाकुर साहब की आंखें गुस्से से लाल हो गई। विराट, जो पास ही खड़ा था, उसने मानसी की ओर गुस्से से देखा। बाबूजी का डर उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उधर ठकुराइन सुमित्रा देवी ने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि इतना समझाने के बाद भी बहू ने फैसले के विरोध में जो आवाज़ उठाई, वह उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा अनर्थ था। वे मानसी का हाथ पकड़कर उसे बैठने को कहने लगी। ये लड़की कौन है? एक सरपंच ने पूछा। ठाकुर दिग्विजय सिंह साहब की छोटी बहू है, किसी ने उत्तर दिया। खामोश हो जाओ, तुम्हें यहाँ बोलने की कोई इजाज़त नहीं है, ठाकुर साहब ने दांत पीसते हुए कहा। उनकी आंखें मानो अंगारों में बदल चुकी थी। मानसी ने उन्हें इस दुस्साहस की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जो नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मैं इस फैसले के विरोध में कुछ कहना चाहती हूँ, मानसी ने कहा। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। सुनते ही ठाकुर साहब गरज उठे। तुमसे किसी ने बोलने को नहीं कहा। एक औरत को इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। ठाकुर साहब की गुस्से से लाल हुई आंखें मानसी को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शेर हिरण को देखता है। ठाकुर साहब के गुस्से से आसपास के सभी गांव थर्राते थे। सो पूरी पंचायत में एकदम सन्नाटा छा गया। खड़ी मानसी को उसकी सास सुमित्रा देवी बैठे बैठे उसका हाथ पकड़ बैठने का इशारा करने लगी। उनके चेहरे पर जमाने भर का खौफ फैला हुआ था। विराट सन खड़ा मानसी को चुपचाप देख रहा था। उसे मानसी से ऐसी उम्मीद सपने में भी नहीं थी। उसका चेहरा ठाकुर साहब के डर से सफ़ेद हुआ पड़ा था और उसकी ज़बान जैसे तालू में चिपक गई थी। 300-400 लोगों की पंचायत और पिन ड्रॉप साइलेंट। ऐसा आज तक किसी पंचायत में नहीं हुआ था। सबकी आंखें मानसी पर टिकी थी कि वह अब बैठ जाएगी, लेकिन सबकी आशा के विपरीत उस सघन खौफ भरे सन्नाटे को चीरती एक बुलंद आवाज़ पंचायत में गूंजी। नहीं ठाकुर साहब। सबकी निगाहें उस आवाज़ की तरफ घूम गई और किसी आने वाले अनिष्ट की आशंका से कांप उठी। कौन था वह जिसके अंदर ठाकुर साहब की बात काटने का दम था? क्या होगा आगे? नहीं ठाकुर साहब, बोलने दीजिए बहू को। हम भी सुनना चाहते हैं कि वह क्या बोलना चाहती है। तभी पास के गांव के सरपंच विनय प्रकाश बोल उठे। विनय प्रकाश 5 गांवों में सबसे जागरूक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। 5 गांवों में केवल उनके यहाँ ही रोज अखबार आता था। इस कारण ठाकुर साहब सहित सभी पंच उनकी इज्जत भी करते थे। विनय प्रकाश की बात सुन बाकी के पंचों ने भी धीमी आवाज़ में ठाकुर साहब से
मानसी की बात सुन लेने का अनुरोध किया और इस दबाव के सामने ठाकुर साहब ने चुपचाप नजरें नीची कर ली। बोलो बहू, तुम जो भी बोलना चाहती हो बोलो। विनय प्रकाश ने मानसी को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। विनय प्रकाश की बात सुन मानसी ने बोलना शुरू किया। जी, मेरी दृढ़ता के लिए आप सब मुझे अक्षमा कीजिए, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्यार करना कोई अपराध नहीं है। अगर आप इन दोनों को मार देंगे तो ये गांव की इज्जत नहीं बल्कि इंसानियत की हार होगी। तो भी अगर आप लोगों की नज़रों में प्यार करना जुर्म है, अपराध है, तो इसकी सज़ा कानून पर छोड़ दीजिए। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग मानसी की बात से सहमत दिख रहे थे, जिनमें युवा अधिक थे, लेकिन ज़्यादातर लोग मानसी की इस बात पर गुस्से में थे। ठाकुर साहब मानसी की इस बात से अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सके और गुस्से से मानसी को देखते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से सब बोलने की? तुम्हें हमारे गांव के रीति रिवाजों का कोई सम्मान नहीं? हमारे गांव के फैसले कानून नहीं, हम खुद करेंगे। यही इंसाफ है यहाँ का और यही न्याय है। फिर से अक्षमा चाहती हूँ बाबूजी, लेकिन रीति रिवाज और परंपरा इंसानियत से ऊपर नहीं हो सकते, मानसी ने जवाब दिया। वैसे भी ये दोनों बालिग हैं। अगर आप इन दोनों को मारते हैं तो आप इंसानियत ही नहीं, कानून के भी दोषी होंगे। आप भले कानून को न माने, लेकिन इस देश में इंसान को नहीं है। आज ज़माना बदल गया है बाबूजी। मीडिया को खबर लग गई तो पूरे गांव पर संकट आ सकता है। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि भरी पंचायत में खड़े होकर बाबूजी के सामने बकवास कर रही हो। अभी गोली से उड़ा देंगे ससुरी को। कहते हुए विराट के बड़े भाई अमरेंद्र ने गुस्से से मानसी की ओर अपनी बंदूक तान दी और पूरी पंचायत में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन इससे पहले कि अमरेंद्र गोली चला देता, ठाकुर साहब की गरज भारी आवाज़ पंचायत में गूंज उठी। ठहरो अमरेंद्र, होश से काम लो। ठाकुर साहब के इशारे पर कुछ लोग उठकर अमरेंद्र को समझा बुझा कर बिठाने लगे। ठाकुर साहब के इशारे पर कुछ लोग उठकर अमरेंद्र को समझा बुझा कर बिठाने लगे। ठाकुर साहब अमरेंद्र के गुस्सैल स्वभाव को जानते थे और नहीं चाहते थे कि यहाँ महापंचायत में अमरेंद्र कोई मुसीबत खड़ी कर दे। लेकिन इसके बाद पूरी पंचायत में विरोध के स्वर गूंजने लगे। कैसे बेशरम बहुरिया है ठाकुर साहब की। अरे लाज न शर्म, कैसे मुँह उघाड़ कर पिटिर पिटिर बोल रही है। एक बूढ़ी महिला ने अपने आधे घूंघट की आड़ से मानसी को कोसना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, हिम्मत तो देखो इस लड़की की। शहर से आई है, इसका मतलब इतना भी अक्ल नहीं है कि भरी पंचायत मेज़बान दाराजी कर रही है। एक अन्य महिला ने कहा और बाकी सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। 4 अक्षर क्या पढ़ ली तो चली है पंच साहब को अकल देने। यही से हम कहते हैं लड़कियों को मत पढ़ाइयो, न तो ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे सबको। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा तो सब हाँ में हाँ मिलाने लगे। कुछ युवाओं को छोड़कर बाकी उपस्थित अधेड़ और वृद्ध स्त्री पुरुषों की राय भी इससे अलग नहीं थी। कुल मिलाकर कोई दबी जबान से तो कोई मुखर होकर ज़्यादातर लोग मानसी को कोस रहे थे और ठाकुर साहब ये सुनते हुए मानसी को ऐसे जलती हुई आंखों से घूर रहे थे मानो आंखों से ही भस्म कर देंगे। उधर ठकुराइन और परिवार की बाकी स्त्रियां डर के मारे सहमी हुई थी कि मानसी की इस हरकत से जाने अब उन पर कौन सी मुसीबत आने वाली है। अमरेंद्र ने जो किया वह देखकर विराट ने उठकर जल्दी से मानसी का हाथ पकड़ा और उसे एक और खींचकर वहां से चलने को कहा। बस करो मानसी, एकदम चुप बैठो और जाओ यहाँ से।
उसने मानसी को गुस्से से चुप होने को कहा, लेकिन मानसी की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। ठहरो विराट बेटा, बहू कह तो ठीक ही रही है ठाकुर साहब। आजकल ज़माना बदल रहा है। मीडिया हर बात को 2 मिनट में उछाल कर बवाल बना देता है। अब समय बदल रहा है। ये घटना भी मीडिया में आ गई तो कहीं सचमुच कोई बखेड़ा खड़ा न हो जाए। सरपंच विनय प्रकाश ने मानसी की बात का समर्थन किया। कैसी बातें कर रहे हैं विनय प्रकाश जी? अब हमें क्या करना क्या नहीं इस मीडिया वीडियो से पूछ कर करना होगा। बहू बेटियों को बोलने की इजाज़त देकर आप हम सब के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये राजापुर के सरपंच ठाकुर बेनीवाल सिंह बोल रहे थे, जो मन ही मन विनय प्रकाश से जलते थे और विनय प्रकाश की कही बात सार्वजनिक रूप से काटना अपना धर्म समझते थे। लेकिन पूरी बात सुनने में हरज ही क्या है ठाकुर बेनी राजा। आखिर को पंचायत बुलाई ही इसलिए है कि सबकी बात सुनकर फैसला किया जाए। बोलो बहू, क्या कहना चाहती हो? एक अन्य सरपंच ने भी अपनी बात रखते हुए मानसी को बोलने देने में पक्ष में अपनी बात रखी। जी पंच महोदय और बाबूजी, मुझे बस यही कहना है कि अगर इन्हें गांव में प्यार की इजाज़त नहीं तो इन्हें आप गांव से निकाल दीजिए, लेकिन इन्हें फांसी पर लटका कर कानून अपने हाथ में मत लीजिए। मेरी केवल इतनी प्रार्थना है। मानसी हाथ जोड़ते हुए बोली। मानसी की बात सुनकर वहां उपस्थित लोगों में फिर से खुसर पुसर होने लगी। ऐसा पहले इस गांव में कभी नहीं हुआ था जब एक लड़की इस तरह अपनी आवाज़ बुलंद करे। ऐसी इजाज़त तो कोई घर में नहीं देता था। फिर ये तो भरी पंचायत में हुआ था। महापंचायत न होती और केवल गांव का मामला होता तो अब तक गोली चल गई होती। वहीं महिलाओं और युवाओं में कुछ लोग मानसी के साहस को प्रशंसा की दृष्टि से भी देख रहे थे कि जो करने की उनकी कभी हिम्मत न हुई वह मानसी कर रही है। अब क्योंकि दोनों तरह के मत आ रहे थे तो चारों गांव के सरपंच भी दबदबी जबान से जल्दबाजी न करते हुए एक बार मानसी की बात पर अच्छी तरह विचार करने के लिए कहने लगे। आखिरकार न चाहते हुए भी इस महापंचायत के मुखिया के तौर पर मजबूरन ठाकुर साहब को महापंचायत को अगले दिन तक के लिए स्थगित करने का आदेश देना पड़ा। ठीक है, हमने सारी बातें सुन ली है और हम लोग इस पर अच्छी तरह विचार करेंगे और इस मामले का अंतिम फैसला कल इसी जगह होगा, उन्होंने ऐलान किया। लेकिन उनकी आवाज़ में उनके भीतर का गुस्सा साफ झलक रहा था। जब वे सब लोग हवेली लौटे तो सबके दिल में हलचल मची हुई थी। परिवार के पुरुष जहां गुस्से से उबल रहे थे, वहीं डर से महिलाओं के प्राण सूख रहे थे कि महापंचायत में जो कुछ मानसी ने किया उसका परिणाम क्या होगा। ठाकुर साहब की चुप्पी आने वाले तूफान की ओर इशारा कर रही थी। जैसे कि आशा थी, सबके वापस लौटते ही हवेली में कोहराम मच गया। सब चुपचाप सहमे हुए खड़े थे और ठाकुर साहब की ओर देख रहे थे। बाबूजी, विराट ने कुछ कहना चाहा। खामोश। अब क्या कहना बाकी रह गया? इतनी बेइज्जती हमारी जन्म भर में नहीं हुई जितना आज इस बहू ने भरी पंचायत में थुकवाया है। 5 गांव के सामने हमारी इज्जत उतारी है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जिस ठाकुर दिग्विजय सिंह की एक आवाज से पूरा गांव कांप जाता है, उसकी बहू पंचायत में खड़े होकर हमारे खिलाफ आवाज उठा रही थी। ठाकुर साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, मानो उनके क्रोध का कोई ज्वालामुखी फट गया हो। माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मैं मानसी की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ बाबूजी। मैं इसे समझा दूंगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। विराट ने हाथ जोड़कर ठाकुर साहब के गुस्से को शांत करने की कोशिश की, पर तभी पास खड़ी उसकी माँ सुमित्रा देवी बोल पड़ी। नहीं मुन्ना,
बंद करो ये ढोंग, तुमने ही इसे सिर पर चढ़ा रखा है। और जो तुम इसे गलती कह रहे हो, ये गलती नहीं है। गलती तो इंसान से अनजाने में हो जाती है, लेकिन जो कुछ बहुरिया ने किया उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। अरे हमने इसे पहले ही समझाया था कि चुपचाप घूंघट में रहना, कुछो नहीं कहना है। बोलो तो सारिका, समझाया था कि नहीं? भाभी, आप नहीं जानती हैं आपने कितनी बड़ी गलती की है। आपकी इस गलती का खामियाजा न सिर्फ मुझे बल्कि गांव की हर लड़की को भुगतना पड़ेगा। हमारे लिए तो तरक्की के रास्ते पहले ही बंद थे। आज आपने उस रास्ते पर एक दीवार भी खड़ी कर दी। अब कोई रास्ता हमारे लिए कभी नहीं खुलेगा। ऐसा कह बिंदिया रोते हुए अंदर कमरे में भाग गई। मानसी चुपचाप विराट के बगल में सर झुकाए हुए खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। वह कहना चाहती थी कि वह दो व्यक्तियों की मौत के फैसले की मौन गवाह नहीं बन सकती थी, लेकिन इस समय कुछ भी कहना उचित नहीं था, इसलिए वह चुप खड़ी थी। बाबूजी, ये यहाँ के तौर तरीकों से अनजान है, मैं इसे अच्छी तरह समझा दूंगा। फिर से ऐसा कभी नहीं करेगी बाबूजी। सबकी बात सुनने के बाद विराट गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, एक औरत का इस तरह पंचायत में बोलना हमारे खानदान के लिए कलंक है। पूछो इससे कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये जुर्रत दिखाने की। ठाकुर साहब गुस्से से गरज रहे थे और उनकी इस दहाड़ बड़ी गर्जना से इंसान तो इंसान, हवेली की दीवारें भी कांप उठी थी। ये क्या पूछेगा बाबूजी, पता नहीं कहाँ से उठाकर लाया है इसे। आज इसकी इस पत्नी की वजह से भरी पंचायत में हमारे बाबूजी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। वहाँ तो बच गई, लेकिन यहाँ हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी अमरेंद्र ने, जो गुस्से से भरा ये सब सुन रहा था, अपनी गन निकाली और मानसी को गन पॉइंट पर ले गोली चला दी। हवेली में अमरेंद्र की चलाई गोली और चीख की आवाज़ गूंज उठी। इसके साथ ही सुमित्रा देवी की रुलाई से हवेली जैसे थर्रा उठी। ई का कर दिया बड़का बउआ तुमने? किसे लगी वह गोली? क्या मानसी की जीवन लीला बस यहीं ख़त्म हो गई, या हुआ कोई और अनर्थ? पर क्या? इसके लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट और ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद।